evidence may be given of facts in issue and relevant fact. relevant fact कहने का मतलब ये है, कोई भी एविडेंस जो कि फैक्ट इन इशू से रिलेटेड हो, किससे रिलेटेड हो, या तो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड हो, रेलेवेंट हो, या कोई फैक्ट इन इशू से रेलेवेंट फैक्ट हो। दो चीजें हैं, ठीक है, इन दो चीजों को ध्यान से देखना। रेलेवेंट फैक्ट या तो किसी इशू से, अब ये चीज आप समझना, ये चीज समझने वाली है, इसमें किसी भी इशू से रिलेटेड कोई भी फैक्ट है, रेलेवेंट कोई भी फैक्ट है, एक तो वो इस सेक्शन में कंसिडर किया जाता है, एक फैक्ट इन इशू, ठीक है। इससे इन दोनों से रिलेटेड कोई भी एविडेंस है दैट कैन बी गिवन ओके इन दिस सेक्शन, सेक्शन नंबर 3। एक तो ये चीज कहता है, सेक्शन नंबर 3 आपका। दूसरी चीज ये कहता है कि सेक्शन नंबर 3 के बाद, इसमें आता है ना तत्समीन हिंदी में, है ना, इस सेक्शन के बाद जितने भी रेलेवेंट, जितने भी फैक्ट हैं, सॉरी, जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी एविडेंस है ना, एविडेंस है, उन सबको रेलेवेंट फैक्ट्स कहा जाएगा। रेलेवेंट फैक्ट कि ये जो फैक्ट है फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है, फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है, सुसंगत है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि ये जो चैप्टर 2 है ये रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की ही बात करता है कि कौन सा तथ्य, कौन सा फैक्ट फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है, उससे रेलेवेंसी है उसकी, ठीक है। तो ये सेक्शन हमें यही बोलता है, एक तो ये चीज बोलता है कोई भी एविडेंस अगर फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है या उससे रिलेटिव कोई फैक्ट है तो उस एविडेंस को सेक्शन 3 में प्रोड्यूस किया जाएगा। एक तो हमें ये चीज कहता है, और दूसरी चीज ये कहता है कि सेक्शन 3 के बाद 4 to 50, सेक्शन 2 हमें 3 to 50 सेक्शन दिए गए हैं चैप्टर 2 में। तो सेक्शन 3 के बाद जितने भी 4 to 50 जितने भी हमारे सेक्शन हैं वो सब रेलेवेंसी की बात करते हैं कि वो सभी फैक्ट इन इशू से रेलेवेंट है। अंडरस्टूड? तो सिर्फ ये चीज ही समझने वाली है कि ये फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के एविडेंस की बात करता है जो कि रेलेवेंट है चैप्टर 2 में। रेलेवेंट होता है सुसंगत, सुसंगत होता है किसी भी चीज से जब संगति बैठती है, संगति बैठती है ना, हम लोग बोलते हैं ना ये हमारा रिलेटिव है। कैसे बोलते हैं हम रिलेटिव है? आप सपोज आपके मामा जी है, आप उनको कैसे बोलते हो मामा जी, कैसे रिलेट करते हो? आपकी मम्मी के ब्रदर है ना, कहीं कनेक्शन है ना। तो जो हमारा जो मेन है पॉइंट है जो कहने का वो है कि जैसे आपके मामा जी आपके मम्मी के ब्रदर हैं इसलिए आप उनको मामा जी बोलते हो ना, कहीं रिलेशन है ना। तो वैसे ही फैक्ट इन इशू से जब भी रिलेशन होता है किसी भी फैक्ट का, दैट इज कॉल्ड रिलेवेंट फैक्ट, ठीक है जी। अब जैसे मान लो कहने, एग्जाम्पल आप साथ साथ करेंगे तो आपको क्या अच्छे से समझ आएगा। अब कहने खे को खे की मृत्यु कर दी, ठीक है, मर्डर कर दिया भैया। अब आप इसके मैटर में क्या, ये तो हो गया इश्यू हो गया आपका ना, इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं। कहने खे को लाठी मारी, है ना,
ये भी हो सकता है ना, लाठी से मार दिया भाई, ये भी रेलेवेंट फैक्ट है, दैट इज रेलेवेंट फैक्ट। और क्या हो सकता है रेलेवेंट फैक्ट? कै और खे को लड़ते हुए देखा, लड़ते हुए देखा है ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, कै और खे जहाँ लड़ाई कर रहे थे वहां पर उनकी लड़ाई के कुछ निशान थे, ये भी रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक है जी, क्या जब खे को मार रहा था वहां पर खे का ब्लड निकल गया, है ना, आप कह सकते हो ना खे का ब्लड है क्योंकि ये दोनों लड़ रहे थे, कै ने खे को मारा था तो उसका ब्लड निकल गया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेलेवेंट फैक्ट। तो अब इशू क्या था? इशू ये था कै ने खे की मृत्यु कर दी, मर्डर कर दिया उसका। अब उसमें क्या क्या चीजें हो सकती थी? उसने देखो लाठी मारी, लाठी से मारा उसको, ये भी रेलेवेंट में आएगा, है ना। उनको लड़ते हुए देखा, ये भी रेलेवेंट फैक्ट है। इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो किसी ने देखी, सुनी या फिर वहां कलेक्टिवली एविडेंस के तौर पर है, वो सब चीजें क्या रेलेवेंट फैक्ट में आती है। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आप, मैंने ये एग्जाम्पल की उससे आपको समझाया है, आप भी अपने बुक के हिसाब से 2-4 एग्जाम्पल्स पढ़ना, तो आपको क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा 4th पॉइंट है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी सेम वही है इसका, एक ही कार्य के बहुत सारे भाग हो सकते हैं, ये चीजें आप समझते हो, है ना। एक ही काम को करने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है, एक ही ट्रांजैक्शन के ये पार्ट हैं, तो इन सबको रेलेवेंट कहा जाएगा। अब सपोज ये ए है, ठीक है, ए को गुड्स डिलीवर करना है कुछ एफ को, सपोज, ठीक है, कुछ गुड्स डिलीवर करना है। अब मान लो आप लोग ही हो, आपको कोई सामान भेजना है दूर, ठीक है। अब आप दूर भेज रहे हैं क्योंकि आप खुद तो उसको फेंक नहीं दोगे कि लोग मैंने फेंक दिया तुम कैच कर लो, ऐसा तो नहीं होगा, किसी के थ्रू तो भेजोगे, चाहे वो कोरियर सर्विस हो, आप पर्सनली किसी पर्सन को भेजो, वो भी हो सकता है। तो आपका जो सामान है इसके हाथ में आया, इसके आया, इसके आया, इसके आया, इसके आया, इसके आया, देन रीच टू एफ, ये सब आपके इंटरमीडिएट है। ठीक है, इंटरमीडिएट है ना। तो ये क्या है, एक ही ट्रांजैक्शन के सब, है ना, एक ही ट्रांजैक्शन के सेम ट्रांजैक्शन का है ना सब, और एट द एंड क्या हो रहा है, आपका गुड डिलीवर हो रहा है ना। एक ही ट्रांजैक्शन के सब फैक्ट है ना ये, तो इसको क्या कहते हैं, एक ही सब व्यवहार के जो भाग होते हैं ना, जो पार्ट होते हैं ना, वो भी रेलेवेंट होते हैं किसी चीज में। समझ रहे हो आप बात को? ए को गुड डिलीवर करना था एफ को, उसको पहुंचाने के लिए उसने बहुत सारे इंटरमीडिएट की हेल्प ली, लाइक उसने कोरियर भेजा, किसी को हाथ में दिया पार्सल की उसको पहुंचा देना, तो वो एक ही ट्रांजैक्शन के पार्ट है ना, एक ही ट्रांजैक्शन के पार्ट कहाए जाएंगे, और इसको इन सब चीजों को भी क्या रेलेवेंट ऑफ फैक्ट कहा जाएगा। समझे? तो पॉइंट, जो पॉइंट है ना, जो कहना चाह रहा है ये, क्योंकि हमारे लॉ का रूल ही है उसको इंटरप्रेट करना, और उसको इंटरप्रेट आप कैसे करोगे, उसको आप हर तरह से समझो। आपके आसपास में, आपके डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सबको जब आप समझोगे ना, तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। अब देखो ये लैंग्वेज क्या कहती है, फैक्ट which though not in issue are so connected with a fact in issue or a relevant fact as to form part of the same transaction
आर रिलेवेंट वेदर दे अक्योर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड प्लेस। ये चीज आप बहुत ध्यान रखना, ये सेम टाइम एंड प्लेस भी हो सकता है। ये कितनी बार प्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जुडिशरी वालों के लिए, तो इस चीज का खास ख्याल रखना। डिफरेंट टाइम एंड प्लेस भी हो सकता है, ऐसा नहीं ये सेम टाइम और प्लेस का जो मैटर होगा वो ही रेलेवेंट होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस के मैटर भी रेलेवेंट होते हैं। अब कैसे, आपको एक एग्जांपल और देती हूँ मैं। मान लो ए ने बी का मर्डर कर दिया, ठीक है। अब इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसकी? या तो इसने खुद कर दिया ये मर्डर, सेम टाइम और सेम जगह पे होकर खुद कर दिया, है ना। या फिर ए ने किसी को भेज दिया, बी सी को भेज दिया बी का मर्डर करने के लिए, तो क्या वो मर्डर तो हो गया ना, ए ने करवाया ना, तो डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि इसका होना जरूरी था, नहीं, एट द एंड करवाया तो इसी ने, चाहे ये कहीं पे भी हो। कितनी बार होता है ना कि मुंबई में मर्डर हो गया और जिसका करवाने वाले का नाम है वो तो दिल्ली में बैठा है, तो वो अपनी तरफ से बोलता है ना कि मैं तो दिल्ली में बैठा था, मैंने कैसे कर दिया। तो क्या होता है, करवाने वाला भी करवा देता है ना, तो ये चीजें भी रेलेवेंट होती है। सेम टाइम सेम प्लेस एंड डिफरेंट प्लेस may be possible. It is also called relevant fact. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट हमारा स्टार्ट है जी 5th सेक्शन 5 क्या कहता है? फैक्ट्स विच आर ओकेजन, है ना, कॉज और इफेक्ट of facts in issue or relevant fact। वो क्या बोलता है? फैक्ट इन इशू, है ना, फैक्ट इन इशू ऑफ रेलेवेंट फैक्ट, ऑफ रेलेवेंट। ठीक है, ये क्या कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, ओकेजनली कुछ चीज हो जाती है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बताते हैं हमें कि फैक्ट इन इशू, कि यहाँ पर कुछ इशू क्रिएट हुआ है, इशू में भी पॉसिबल, है ना। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस से पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। ए ने बी का सामान चुरा लिया, ठीक है, किसी ने देखा नहीं, कुछ नहीं। अब ए उस सामान को लेके चला गया मेले में, किसी, है ना, किसी मेले में चला गया। अब वो मेले में दिखा रहा है सबको, मेरे पास तो बहुत सारा सामान है, बहुत सारी चीजें खरीद रहा है। लोगों ने देखा कि इसके पास तो हो ही नहीं सकते, लेकिन इसके पास सामान कैसे, है ना, बहुत सारा गोल्ड है इसके पास, जो कि पॉसिबल नहीं है इसके पास होना। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीजें कर रहा है ये, ऐसी लोगों को सामान दिखा रहा है अपना, बता रहा है ये अपना, तो इट में भी पॉसिबल ना कि ए ने बी के घर चोरी की होगी, है ना। बी कह रहा है कि ए ने मेरे घर में चोरी की, हालांकि ये तो मानेगा नहीं इसने चोरी की, पर इसके पास जो चीजें हैं, जो ये कर रहा है, जो ओकेजनली कर रहा है, जो कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं उसके, तो उससे इट में भी पॉसिबल ना कि इसने चोरी की होगी, तभी इसके पास इतना सारा सामान आया, नहीं तो इसके पास इतना सारा सामान नहीं था। तो ये क्या बोलता है कि फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू ऑफ रेलेवेंट फैक्ट। तो ये चीज इससे रिलेट करती है ना,
अब देखो इसका जो ये सामान है, जो लोग देख रहे हैं इसके पास है, और ये खुद भी बता रहा है मेरे पास इतना सारा सामान है, तो ये रेलेवेंट फैक्ट हो सकता है ना, ये रेलेवेंट होता है, हो सकता है ना, रेलेवेंसी हो सकती है ना कि ए ने बी के घर में चोरी की है। इसका मतलब बी सही कह रहा है कि ए ने मेरे घर में चोरी की है, और फिर बाद में बी बोल रहा है कि हाँ ये तो मेरे ही सामान है। तो ये रेलेवेंट फैक्ट है। रेलेवेंट फैक्ट में आता है कि हाँ पॉसिबल है, ए के पास इतना सारा सामान होना ही नहीं चाहिए था, इतना सारा सामान है ही नहीं उसके पास, और वो अभी उसके वो दिखा रहा है मेरे पास इतना सारा सामान है, तो इट में भी पॉसिबल कि उसने चोरी की है बी के घर, तो दैट इज कॉल्ड रेलेवेंट फैक्ट। समझ आई आपको? चलो मैं एक और आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। चीजों को समझने की ज्यादा जरूरत है, देखो है ना, पढ़ने में ठीक है हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर चीजें हमें अच्छे से समझ आ जाती है ना, उसके लिए आप एक एग्जाम्पल लो, 2 एग्जाम्पल लो, ठीक है, आपकी बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आप जितने एग्जाम्पल्स हो, जितने आपके डेली रूटीन में चीजें होती हैं उनको भी ऑब्जर्व करेंगे, उतना आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अब देखो मैं आपको समझा दी, क्योंकि ये चीजें समझने की, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, उसके बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ए और बी है, ठीक है, दोनों एक प्लेस पे थे, इसी पॉइंट का मैं आपको समझा रही हूँ, दोनों एक प्लेस पे थे, ठीक है। अब किसी थर्ड पर्सन ने देखा इनके बीच में काफी झगड़ा हो गया, ठीक है। अब ये जो जगह थी जहां पर ये खड़े थे, वहां पर बहुत सारे इनकी लड़ाई के निशान भी हैं, ठीक है। अब सी पर्सन बोल रहा है इनके बीच में झगड़ा हुआ है, वहां पर खतरनाक, सी पर्सन पुलिस को बुला रहा है कि इस जगह पे झगड़ा हो रहा है। सपोज अब ये दोनों तब तक तो चले गए वहां से, लेकिन ये जो निशान है, ये मार्क्स ये जो छोड़ के गए हैं, ये मार्क्स क्या बताते हैं? ये मार्क्स ये बोलते हैं ना कि हाँ यहाँ पर इन दोनों, पुलिस वालों को नहीं पता इन दोनों के बीच, पर उनको ये जरूर पता चल गया कि हाँ यहाँ पर फाइट हुई है अच्छी वाली, यहाँ पर निशान है ना, यहाँ पर मार्क्स है फाइट के। तो अब पुलिस वाले क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि उनको डाउट हो गया ना यहाँ पर कि यहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा तो हुआ है। अब उन 2 लोगों को बुलाओ इनके बीच में हुआ है, तो दीज मार्क्स, मैं ये समझाना चाह रही हूँ आपको, ये मार्क्स इज कॉल्ड रेलेवेंट फैक्ट, इनको भी रेलेवेंट फैक्ट काउंट किया जाएगा, ठीक है। जो एक सेक्शन बोलता है कि फैक्ट्स विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इश्यू ऑफ रेलेवेंट फैक्ट, जो इफेक्ट होता है ना फैक्ट इन इश्यू का, ठीक है, उसको किसी ओकेजन से भी हम पता कर सकते हैं, किसी ओकेजन से भी हमें लग जाता है कि हाँ ये फैक्ट इन इश्यू में रेलेवेंट फैक्ट है। समझ आई? अंडरस्टूड और नॉट? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेलेवेंट फैक्ट। जहां पर आपको इशू किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो ना, मुझे आप बता दो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको एक चीज़ को 10 बार समझाने में, ठीक है जी। अब सेक्शन 6 क्या बोलता है इसका? मोटिव, है ना, प्रिपरेशन, ठीक है, एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। जब भी आप पढ़ाई करें ना, इस बात का खास ख्याल रखें, आप अपनी बुक पास में लेके बैठे, ये नहीं सिर्फ आपने वीडियो ही देख ली तो उससे क्या, आप देख तो लेंगे, आपको ठीक है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी, लेकिन है ना आपको माइंड में चीजें सेट होनी चाहिए, है ना। वो सेट कब होंगी? जब आप बुक लेके साथ में बैठेंगे। जब आप बुक लेके बैठते हैं ना, आप देखते भी हैं कि हाँ यही है, यही हम सेक्शन पढ़ रहे हैं, इस सेक्शन में ये लिखा गया है, तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं, फिर आपको दोबारा बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। उठानी तो चाहिए, क्या रिवीजन कैसे करोगे, पर फिर आपको क्या दोबारा बुक का ऐसा नहीं होता कि आपको 2-4 दिन बुक की जरूरत पड़ती है, आपको वो चीजें माइंड में रहती है। तो पढ़ते समय आपकी बुक जरूर होनी चाहिए साथ में। अब देखो
सेक्शन 6 क्या कह रहा है कि मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ठीक है, कोई भी जब कार्य होता है, हम देखो, हम आप ये ध्यान रखो, हम बात कर रहे हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स की, चैप्टर 2 हमें सिर्फ यही बताता है कहाँ कहाँ रेलेवेंसी हो सकती है। अब ए ने बी का कर दिया मर्डर, अब आप बोलोगे मैडम आप मर्डर ही मर्डर करवा रहे हो, तो अब क्या करें, आपको समझाने के लिए ये सब करना पड़ता है, मर्डर। ठीक है, तो अब ए ने बी को का मर्डर कर दिया। अब आप ये बताओ इसमें क्या क्या रेलेवेंट फैक्ट्स हो सकते हैं, इसमें क्या क्या रेलेवेंट फैक्ट हो सकते हैं। भाई ए ने बी का मर्डर ऐसे तो नहीं कर दिया, कुछ तो उसका मोटिव रहा होगा करने का, है ना। उसका जो भी मोटिव रहा होगा, उसको बदला लेना है, या फिर उसको किसी तरह की खुंदस है, या फिर उसका जो भी मोटिव है ना, किसी तरह की जेलस थी जो था, तो ये मोटिव होता है ना, ये भी रेलेवेंट है फैक्ट इन इशू में। ठीक है, उसके लिए उसने कुछ प्रिपरेशन भी की होगी, कहीं से डंडा लाया होगा, कहीं से हथियार लाया होगा, उसको हथियार से मारना है तो कहीं से जैसे भी मारना है, सपोज किसी को जहर दे के मारना है तो कहीं से उसने जहर खरीदा होगा, है ना, छुपा के ले गया होगा। ये सब चीज़ें क्या, ये सब प्रिपरेशन में आती हैं। ठीक है, तो ये जो प्रिपरेशन है ना, इसको मारने की जो ये प्रिपरेशन चल रही है ना, इसको भी हम रेलेवेंट फैक्ट मानेंगे फैक्ट इन इशू में, है ना। जो हमारा कांड हो गया ना, जो ये मर्डर हो गया, इस मर्डर में जो इसका जो मोटिव था वो भी रेलेवेंट माना जाएगा, और इसने जो प्रिपरेशन की है ना मारने की, उसको भी रेलेवेंट फैक्ट में काउंट किया जाएगा। उसके बाद इसका कंडक्ट क्या रहा होगा क्या होता है, मान लो ए एक ऐसा ही इंसान था, किसी को भी मार देना, किसी उसका जो व्यवहार था, उसका जो कंडक्ट था वो ऐसा ही था, ऐसे ही समझ रहे हो कि उसका कंडक्ट ऐसा ही था कि अच्छा व्यवहार नहीं था, है ना, कि किसी को मार दिया, किसी से झगड़ा मोल ले लिया, किसी के साथ कैसा ही व्यवहार कर दिया, तो इट मे बी पॉसिबल कि इसने इसको मार दिया होगा। तो ये जो कंडक्ट है ना, कंडक्ट जो आपका व्यवहार है ना, वो भी रेलेवेंट फैक्ट में आ जाता है, क्योंकि आपका व्यवहार है, सपोज आपका व्यवहार है कि आप किसी को ऐसे ही मार देते हैं, किसी को आप मार सकते हैं, सामने वाले को इतनी उम्मीद है आपसे कि आप ये कर सकते हैं, तो वो आपका जो व्यवहार है ना, वो भी रेलेवेंट फैक्ट में आता है। ठीक है, उसके बाद काम कर देने के बाद, उसके बाद का भी आपका जो व्यवहार है ना, किसी इशू के बाद का जी जो कहते हैं सब्सिक्वेंट कंडक्ट, वो भी रेलेवेंट फैक्ट में आता है। सपोज आपने किसी से, आपका झगड़ा हो गया किसी से, अब झगड़ा हो गया तो अब कुछ लोग होते हैं छोड़ देते हैं ऐसे ही, चलो ठीक है कोई बात नहीं, और कुछ होते हैं ऐसे, नहीं झगड़ा हुआ है ऐसे कैसे खत्म कर देंगे हम तो इसको एंड तक पहुंचाएंगे। तो उस झगड़े के बाद का भी जो आपका एक कंडक्ट रहता है ना, नहीं अभी मुझे तो इसको हार्म करना है, नहीं मैं तो इसको मार दूंगा, इसको ये कर दूंगा, तो ये जो आपका सब्सिक्वेंट कंडक्ट है ना, ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट है। कुल मिला के बात ये है कि आपका मोटिव है ना, आपका मोटिव, आपकी प्रिपरेशन और आपका जो प्रीवियस सब्सिक्वेंट कंडक्ट है ना, ये सब काउंट होता है। इन सब को हम रेलेवेंट फैक्ट में काउंट करते हैं, ये सब फैक्ट इन इश्यू से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसी थोड़ी भी है, तो अगर तुम किसी से झगड़ा लोगे तो कोई तो कारण होता होगा, ऐसे तो है नहीं कि आप ऐसे ही खड़े खड़े झगड़ा मोल ले लोगे, तो उसका कुछ तो मोटिव होता होगा ना, और उस मोटिव को आप स्टेज तक पहुंचाने के लिए कुछ तो प्रिपरेशन करोगे। तो ये जो मोटिव है, प्रिपरेशन है, प्लस आपका जो ये कंडक्ट है, इन सबको रेलेवेंट फैक्ट कहा जाता है। ठीक है जी, इसमें देखो एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे खे की हत्या के लिए कै का ट्रायल किया गया, ये फैक्ट की
कै ने गे की हत्या की, है ना। खे जानता था कि कै ने गे की हत्या की, कि खे ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर कैसे धन उत्यापित करने का प्रयत्न किया। ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। ये ए है, ठीक है, ये ए है। ए ने बी का मर्डर कर दिया। सी को पता है इस बात का कि ए ने बी का मर्डर कर दिया। सी ने किसी को नहीं बताया। सी ने सिर्फ ए को बताया कि मैंने तुझे देखा है इसका मर्डर करते हुए, है ना। तो अब सी का इंटेंशन क्या है? सी ने किसी को नहीं बताया, सी ने सिर्फ ए को बताया। अब सी क्या करता है? उसको बार बार कॉल करके करता है मैं सबको बता दूंगा, नहीं तो मुझे इतने पैसे दे दे, ठीक है। तो उसको क्या ब्लैकमेल करता है। तो इसका मोटिव क्या हुआ? इसका मोटिव हुआ ब्लैकमेल करके पैसे अर्न करने का, है ना, मनी लेने का उससे, ठीक है। तो ये इसका मोटिव हो गया। उसके लिए उसने क्या किया? उसके लिए वो क्या करता है? धमकी देता है उसको। उसकी क्या है प्रिपरेशन कि वो बार बार उसको बोल देता है कि मैं सबको बता दूंगा, पब्लिक में कर दूंगा अगर तू मुझे पैसा नहीं देगा तो। और ये सब ये क्या बताता है उसका? प्रीवियस एंड कॉन्सिक्वेंट कंडक्ट, ठीक है। उसका व्यवहार दिखाता है कि उसने लालच के वशीभूत होकर उसको ब्लैकमेल कर रहा है और उसने किसी को नहीं बताया, सिर्फ उसको ब्लैकमेल करने के लिए कि मैं इसको ब्लैकमेल करूंगा, पैसा लेता रहूंगा और किसी को नहीं बताऊंगा। तो इसको कहा जाता है उसका मोटिव था ये कि वो पैसे लेता रहे उससे, है ना। तो इसको ये कहा जाता है कि आपका मोटिव, प्रिपरेशन और आपका कंडक्ट कैसा रहा है। चीजें समझ आई? चीजें समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो बोल दो कि नहीं आई, फिर से करा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से करा देंगे। अच्छा, 7 पॉइंट है फैक्ट नेसेसरी। फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है। कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं ना जो फैक्ट इन इशू को और रेलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए नेसेसरी होते हैं, कंपलसरी होते हैं, है ना। तो उनको क्या, उसको सेक्शन 7 में कंसिडर किया जाता है। अब देखो, सपोज ए ने बी के घर चोरी कर ली, है ना। बहुत सारी चीजें इसे रेलेवेंट करती है कि इसने चोरी की होगी। अब पुलिस वालों को कैसे होगा? जब तक आप अपनी बात यहाँ तक नहीं पहुँचाओगे, यहाँ तक नहीं पहुँचाओगे कि मेरे घर में बी ने चोरी कर ली, है ना, तब तक चाहे ये कितने भी फैक्ट रिलेटेड हो, कितने भी रेलेवेंसी हो, तब तक क्या पता चलेगा चोरी हो गई आपके घर में, है ना। तो कुछ फैक्ट्स अब ए ने कह दिया पुलिस वालों से, सपोज ए ने कह दिया पुलिस वालों से कि हमारे घर में चोरी होगी, थेफ्ट, ठीक है। तो अब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होगी? जब ए अपना जो उसका इशू है ना, उसको इंट्रोड्यूस करेगा, तभी तो इनको पता चलेगा, तभी तो स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करने के लिए जो फैक्ट नेसेसरी है, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू ऑफ रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है। ये तो था मेरा एग्जाम्पल।
मैं आपको बुक का एग्जांपल भी दे देती हूँ ताकि आप जब पढ़ोगे बुक आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और आपको अच्छे से चीज़ें समझ आए। ठीक है, कुछ फैक्ट्स जरूरी होते हैं, है ना, फैक्ट इन इशू को इंट्रोड्यूस करने के लिए या रेलेवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज वेदर ए गिवन डॉक्यूमेंट इज द विल ऑफ ए। जो ये ए डॉक्यूमेंट है, ए डॉक्यूमेंट है वो विल है ए की। ठीक है, अब इस फैक्ट को, इस डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन से फैक्ट नेसेसरी है। ठीक है, अब हमने कहा ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये ए का विल है। तो आप इसको कैसे कहोगे, तो कैसे पता चलेगा कि एक डेट, किस डेट पे ए की प्रॉपर्टी है ना, इस जो विल पे जो डेट होती है उस डेट पे ए की प्रॉपर्टी क्या थी। ठीक है, और जब विल बनती है तो विटनेस उसमें होता है ना, कोई तो होता है। तो क्या किसी फैमिली मेंबर जो होते हैं, फैमिली मेंबर जिसको फैमिली कह लो, मेंबर भी छोड़ो, फैमिली का स्टेटस क्या था, कि वो जॉइंट फैमिली थी, है ना, अनडिवाइडेड थी, डिवाइडेड फैमिली थी, या पहले से ही डिवाइड थी। और इसकी प्रॉपर्टी का क्या था स्टेटस, कि प्रॉपर्टी ये टोटल एक ही थी या फिर ये प्रॉपर्टी डिवाइड हो चुकी थी जिसकी उसने विल बना दी। तो इस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए जो भी फैक्ट नेसेसरी है कि हाँ इस डेट पर इसकी टोटल प्रॉपर्टी एक ही है, एक ही फैमिली अनडिवाइडेड थी, है ना, जिसमें उसने ये विल डिवाइड कर दी, विल बना दी अपनी। तो ये सब जो नेसेसरी फैक्ट्स है ना इस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रेलेवेंट ऑफ फैक्ट। ठीक है, चीजें समझ आई, समझ आई तो यस। और मैं बार बार आपको कह रही हूँ अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। आज लिखो, कल लिखो, 1 साल में, 2 साल में, जब भी आपको लगे कि हाँ आज आप देख रहे हैं और आज आपको पूछने की ज़रूरत है, आप मुझे पूछ लो, मैं बता दूँगी। हो सकता है कि मेरे से भी कोई चीज़ छूट जाए, है, और ये भी हो सकता है कि मेरे से भी कोई गलती हो जाए, तो आप बेझिझक उस चीज़ को मुझसे पूछ सकते हैं। अब सेक्शन 8 क्या कहता है, सेक्शन 8 कहता है थिंग्स डन, सॉरी, थिंग्स सेड, जो चीज़ें कही गई, डन की गई बाय कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर समझते हो ना, कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। ठीक है, मतलब किसी भी एक षड्यंत्र को रचने के लिए, है ना, कुछ चीजें कही गई, कुछ चीजें की गई। तो ये जो चीजें किसी भी षड्यंत्र को रचने के लिए षड्यंत्रकारी द्वारा, कॉन्स्पिरेटर जिसको बोलते हैं, है ना, कॉन्स्पिरेटर द्वारा जो चीजें